नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। पिछले एपिसोड तक इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था, कई जगह मिसाइलें दागी थी और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमेनी की उसमें मौत हो सकती है, पर तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं था, तो मैंने आपको नहीं बताया। पर फिर पता चला कि ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक्स में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप ही एलिमिनेट कर दी है। और उसके बाद तो दुनिया के कई सारे देशों में प्रोटेस्ट हुए, स्पेसिफिकली भारत में। पिछले एक हफ्ते में देश का माहौल कुछ ऐसे रहा। अरे लानत लानत है इजराइल अमेरिका पे, धोखा दे के हमारे रहबर को मार दिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? क्योंकि वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो हम शियाओं के धर्मगुरु भी थे। पर वो डिक्टेटर था ना, तो खुद अपने कंट्री में कितना जुल्म किए थे, महिलाओं पर कितना अत्याचार किए थे, हिजाब ना पहनने पे मार दिया करता था, बच्चियों पे कितना जुल्म करता था, दूसरे धर्म का लोगों को देश से निकाला करता था। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या बच्चियों की पड़ी है? वो जो अमेरिका ने बम गिराए स्कूल की बच्चियों पे, 100 बच्चियां मार दी, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, बेगुनाहों पे उन्होंने मिसाइलें गिराई हैं, धोखे से मारा है हमारे खमीनी साहब को। सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। देश के हर घर, ऑफिस, दफ्तर, गली नुक्कड़ में यही डिबेट चल रही है एक हफ्ते से। और अगर तुम भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या हुआ है, कौन सही है, कौन गलत है, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, लिया कि नहीं लिया, तुमने अगर अभी तक अपना ओपिनियन नहीं बनाया है या फिर मेरे से वेट कर रहे हो, तो देखो, विद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जियोपॉलिटिकली, अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया ने, रशिया ने, चाइना ने या दुनिया की किसी भी बड़े देश ने अभी तक ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं किया है, तो मैं बता दूं, नहीं किया है, ना करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत होती है, इवन रैट्स डिजर्ट अ सिंकिंग शिप। पीपल लाइक टू बी ऑन द विनिंग साइड। यहां पे एक जगह अमेरिका, इजराइल है और वहां ईरान का सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं, पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो ईरान का कोई कंट्री स्टैंड नहीं लेगी, सबका नुकसान है। हाँ, एक जगह मैं मान सकता हूं जहां इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए था। जो ईरान का शिप था, जो मिलिट्री एक्सरसाइज में आया था, जो श्रीलंका के पास अमेरिका ने मिसाइल से गिरा दिया, जो कहने को इंटरनेशनल वाटर में था बट एक इंडियन इन्फ्लुएंस रीजन में हुआ। खासकर वो आपके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए थे, और जब उन पे हमला होता है तो इंडिया को एज अ कंट्री, जो कहते हैं कि भाई हम वर्ल्ड पावर्स में से एक हैं, एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए था। बट ओवरऑल अगर आप बात करो, व्हाई इंडिया हैज नॉट टेकन अ साइड, ब्रो, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, इंडिया हैज टेकन अ साइड। ये तो था जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट। अब इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको प्रैक्टिकली देखना है। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमेनी को यूएस इजराइल द्वारा इस तरह मारा जाना गलत था? हाँ, एथिकली बिल्कुल गलत था। इनफैक्ट वर्ल्ड में एक ऐसा देश है भी जिसने इसका स्टैंड लिया है, वो है स्पेन, जिन्होंने अपना जो ज्वाइंट मिलिट्री बेस है वो यूएस को यूज करने से मना कर दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो। ऐसा थोड़ी कि आप किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को मार दोगे, क्या प्रेसिडेंट सेट होगा उससे? इंटरनेशनल लॉज नाम की भी कोई चीज होती है। एंड ट्रंप को भी कोई सही नहीं कह रहा। एक थ्योरी ये भी है कि वो एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहा है। और कुछ लोग तो तुम जानते हो वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे ही, उनका रीजन बड़ा क्लियर है, जहां पे मुसलमान रोएंगे वो हंसेंगे, यू नो इट। पर वो लोग जो इंडिया में ईरान के लिए नहीं बल्कि खोमेनी की मौत पे मातम मना रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। मतलब अगर आप एक शिया मुस्लिम हो तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर रिलीजियस सेंटिमेंट एक ट्वीट पढ़ाना चाहूंगा। ये डॉक्टर संजुक्ता बासु हैं, बहुत बड़ी लिबरल हैं, वो तुमने वीडियो देखा होगा, हम देखेंगे देखेंगे शाहीन बाग वाला, इन्हीं का है। इन्होंने ट्वीट किया, आई एम टोल्ड इट्स द स्पिरिचुअल लीडर, दैट्स व्हाई द मॉर्निंग। सो व्हाई इज एन इविल डिक्टेटर मास मर्डरर मैन योर स्पिरिचुअल लीडर टू बिगिन विथ? व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्पिरिट गेनिंग फ्रॉम इट? एंड इफ सो देन व्हाई मॉक द डिवोटीज ऑफ राम रहीम एंड आसाराम बापू देन? ठीक है, एक देश का हेड था, एक स्पिरिचुअल लीडर था, बट मेरे समझ के परे है कि कुछ लोग बिल्कुल उसको भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हैं, जबकि सबको पता है कि उसके रूल के अंडर ईरान का क्या हाल हुआ। एक टाइम था 1970s में जब ईरान का एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक रिच कल्चर हुआ करता था। पर फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, नए कानून अप्लाई हुए, औरतों को उनको राइट्स नहीं दिए गए, हिजाब मैंडेटरी कर दिया गया, कोई बस सही से हिजाब नहीं लगा रहा है तो उसको पनिश किया जा रहा है। महसा अमीनी का केस सबको पता है। खासकर वुमेन राइट्स के मामले में कितने सालों पीछे चला गया ईरान। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है अतीफा सलाही का केस का, पढ़ो उसके बारे में। एक माइनर बच्ची जिसका एक 50 साल के आदमी ने था, और उसके बाद क्राइम अगेंस्ट चेस्टिटी के अंदर उस बच्ची को ही फांसी दे दी गई, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। आपको याद हो बहुत टाइम पहले दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो बच्चे को किस कर रहे थे, कहने को वो टिबेटियन, उन्होंने बताया कल्चर है हमारा, पर फिर भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये कैसा कल्चर है। फिर सेम वे खोमेनी ने बच्चियों के लिए क्या क्या कहा है, क्या क्या उन्होंने लॉज इंप्लीमेंट किए, पढ़ लो ना इंटरनेट पे जाके।
तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो खामेनाई की जो ईरान में लॉस थे, जो आइडियोलॉजी थी, वो आपको पता नहीं है, या आपको पता है पर आपके लिए वो चलता है। अभी पिछले हफ्ते की तो खबर है वो अफगानिस्तान की, कि औरत को अगर उसका मर्द चाहे तो जितना चाहे मार सकता है, बस उसकी हड्डी मत तोड़ देना। मतलब ये है 2026 में वुमेन राइट्स। और फिर कोई लिबरल फेमिनिस्ट आरफा खानम शेरवानी ये कॉल आउट करते तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहां कॉल आउट होता है, वहां कॉल आउट, कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा मौका है कि जो इस्लाम में कट्टरवाद है वो मुसलमानों को ही कॉल आउट करना पड़ेगा, वरना उस पे उंगली दिखा के बाकी धर्मों का कट्टरवाद बढ़ता रहेगा और फिर लड़ते रहना आपस में। अभी दिल्ली के उत्तम नगर का केस सबने सुना, जब तरुण के घर की एक 11 साल की बच्ची ने होली खेलते हुए एक गुब्बारा फेंक दिया जो जाके एक मुस्लिम महिला को लग गया। उनके परिवार ने माफी भी मांगी, लेकिन फिर बाद में 11-12 मुस्लिम युवकों ने मिलकर तरुण की ब्लीचिंग कर दी, लाठी से मारा, रॉड से मारा, छाती पे पत्थर फेंक दिया। ये केस आपने फिर भी सुन लिया होगा, शायद आपने सलीम वास्तिक का केस नहीं सुना। गाजियाबाद के एक मुस्लिम यूट्यूबर ही थे जो इस्लाम पे क्रिटिसिज्म करते थे। कौन नहीं करता, हिंदुइज्म पे हम कितना क्रिटिसिज्म करते हैं। और इसी वजह से 2 युवकों ने आके उनको दिन दहाड़े चाकू से रेत दिया, अभी अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग हैं ना जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, हेट के खिलाफ स्टैंड लेने को बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस शो में जितना हमने हिंदू एक्सट्रीमिज्म को कॉल आउट किया है, ये तलवारबाजी और ये दल और वो दल, उतना कहीं और किया है। तो अगर हम सही में सेक्युलर हैं तो एक स्टैंड यहां भी लेना चाहिए, क्योंकि रेडिकलिज्म जहां आएगा वहां कॉल आउट किया जाएगा। सो हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी सोच थोड़ी बेटर हो सकती है, एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, जैसा भी है। चाहे आप मुझसे अग्री करना चाहो या आप कोई अपना पर्सपेक्टिव डाल के मुझे एजुकेट करना चाहो, कमेंट सेक्शन खुला है। चलो कॉल आउट कर ही रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कॉल आउट करने को, खासकर जैसे इंडियन मीडिया ने इस चीज पे रिपोर्टिंग की है। वो तुमने मीम नहीं देखा ऐसे ऐसे वाला? ऐसी इंडियन मीडिया का मुंह होता है जब कहीं भी जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उनके स्टूडियो में सायरन बज जाते हैं और मन में लड्डू फूट जाते हैं। बुर्ज खलीफा के पास धमाका यहाँ पर किया गया। बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। बुर्ज खलीफा अब निशाने पर आया है। इतने सायरन तो मेरे ख्याल से वॉर जोन में नहीं बज रहे होते हैं जितने इनके स्टूडियो में बजते हैं। किस बात का भूपू बजाते हैं समझ में नहीं आता, शायद पत्रकारिता का। इतने दिन से न्यूज में देख रहे हैं कि बुर्ज खलीफा उड़ गया, ईरान ने बुर्ज खलीफा उड़ा दिया। भाई सच में उड़ा दिया, यहाँ तो कोई है ही नहीं। और यहाँ ही नहीं रुके यार ये लोग, कई सारे न्यूज चैनल ने तो मतलब बकायदा ज्योतिषी बिठा दिए। 2 अप्रैल को विशेष रूप से द्वंद्व योग बन रहा है। ईरान जो है वह भी रिटेलिएट करेगा, वह हमले ज्यादा तेज करेगा। मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ी मिसाइल इन लोगों ने मिलके गिराई है ना, तो वो साइंटिफिक टेम्पर पे गिराई है। इनसे पूछ रहे हैं कि ईरान में अगले दिन क्या होगा। अरे अगले पहर इनके घर में खाना क्या बनेगा वो नहीं पता इन लोग को। और सोचो इनकी बेवकूफी इतनी बढ़ गई है कि जो बार्क संस्था है जो टीआरपी निकालती है, उसने कहा कि भैया इस टाइम पे हम टीआरपी नहीं निकालेंगे। पहली बार उन्होंने रेटिंग निकालना बंद कर दिया कि हम 4 हफ्ते तक अगले रेटिंग नहीं निकालेंगे, ताकि अपनी रेटिंग देख देख के तुम लोग और गंद ना मचाओ। चैंपियन 4523 बोलते हैं, सार्थक भाई, डू यू थिंक दिस ईरान, अमेरिका एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर्स आर इन अ वे टू डिस्ट्रैक्ट नॉर्मल पीपल फ्रॉम एप्स्टीन फाइल्स? यस भाई, आई टोटली थिंक सो। इनफैक्ट मैंने तो ये ट्वीट भी किया था बहुत टाइम जब एप्स्टीन फाइल्स आई थी, तो मेरा एक ट्वीट था कि आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ कि अब ट्रंप क्या करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड इट्स वेरी ईरिली सिमिलर टू वन ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स है, एक नेटफ्लिक्स का शो है। उसमें जब फ्रैंक अंडरवुड पकड़ा जाता है करप्शन चार्जेस पे, तो वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता कि आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। तो again, when tyrants, which Trump is, when tyrants gain too much power, then they try to distract. और ये बिल्कुल एक सही थ्योरी है कि एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। And what are your thoughts on Khamenei's death? Like, will Iran now become less powerful because their supreme leader died, or will they attack US bases in more powerful way? सिर्फ मैं नहीं, इस देश का कोई भी तुम्हें यूट्यूबर इस बात का जवाब नहीं दे सकता। सब अपने अपने बस अजम्पशन बना रहे हैं, सब सर्विस लेवल बातें कर रहे हैं। क्या चल रहा है, वॉरफेयर किस लेवल पे है, पर्दों के पीछे क्या बातें हो रही हैं, असली में क्या प्लान है, ये ऑल दीज थिंग्स हम लोग बहुत छोटे भाई कीड़े मकोड़े हैं इस गेम में। मैं क्यों अपना इतना दिमाग लगा रहा हूँ? एक उसको बुला लाता हूँ मैं, एक ज्योतिषी को। जब नेशनल टीवी वाले ज्योतिषी को बुला रहे हैं तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमें घंटा पता होगा। अच्छा, बीते हफ्ते होली का त्योहार हुआ, जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन कानपुर बार एसोसिएशन में रंगबाजी का कार्यक्रम हुआ। हाँ, 27 फरवरी को आयोजित इस त्योहार में एक विदेशी टच लगाया गया। यू डोंट नो व्हाट विदेशी टच मीन्स? लुक एट दिस। वाह, आज मैं मान गया कि कानून अंधा नहीं होता। कानपुर बार एसोसिएशन का कानून अंधा हो ना हो, रंगबाज बहुत है। दे टुक बार एसोसिएशन सीरियसली।
She can now proudly list her profession as bar dancer on LinkedIn. Flawless Sparks कमेंट करती हैं, फिर ये बुड्ढे ज्ञान देते हैं संस्कृति का. Meanwhile इन्वेंटर का कमेंट आता है, What's wrong? Don't do moral policing. They just enjoying out of their own money and girls doing this willingly. What's the problem? The problem is not what they are doing. The problem is when these same people will come and judge others and moral police them. ये अंकल आंटी जो कर रहे हैं हमें उनसे दिक्कत नहीं है, बट जब पार्क में दो लड़का लड़की साथ में बैठेंगे और उनको आके कॉल आउट करते हैं कि तुम जो कर रहे हो उससे हमारी संस्कृति खराब हो रही है, वो प्रॉब्लम बन जाती है. फिर यही लोग जो कुछ कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर मूवी में कोई किसिंग सीन होगा उससे इसकी संस्कृति खराब हो जाती है, वो दिक्कत है फिर. और यहाँ तो फिर भी बार एसोसिएशन का एक प्राइवेट इवेंट था, चलो डिस्काउंट दे दो तुम. बनारस में एक वीडियो आई जहां पे अस्सी घाट में मंदिर के सामने वो सब हो रहा था. मतलब नाच चल रहा है, दारू सिगरेट सब, मतलब उस दिन सब किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है. त्योहार के दिन ये लोग मंदिर के सामने कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर जब किसी नॉन त्योहार के दिन किसी लड़की को उसके कपड़े से जज करके उसके कैरेक्टर को जज कर देते हैं यही लोग, वो दिक्कत है मेरे भाई. गाय को परेशान कर दिया, गाय को मार दिया, गाय की तस्करी कर दी, इनके डाउट होने पर भी जब इंसान को मार दिया जाता है ना, और ये सब रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पे, और उसी गाय के नाम पे टैक्स तक ले लिया जाता है हम पे गौशाला खोलने के लिए, और फिर एक हिंदू फेस्टिवल पे एक गाय के मुंह में दारू डाल देते हैं लोग, तब किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते. वो हिपोक्रेसी है प्रॉब्लम मेरे भाई. और फिर दूसरी ये कि आप कहीं तो लाइन ड्रॉ करोगे ना कि क्या एंजॉयमेंट है और क्या अश्लीलता है, खासकर जब वो एक त्योहार पे हो रहा है ना. कितने भी अधर्मी हैं पर थोड़े रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का अधिकार तो हमारा भी है ना ब्रदर. गुटखा खा के दीवारों पे थूको ना, ट्रेडिशंस पे क्यों थूक रहे हो. उर्वी बोलती है, फॉरगेट वुमेन, नॉट इवन एनिमल्स आर सेफ हियर. एक और सज्जन पूछते हैं, वेयर आर द काउ विजिलेंटेज नाउ. जी वो लड़की छेड़ने के आरोप में खुद बंद है. फराह खान वाज राइट, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ छपरीज. अब इनमें से जानवर कौन है. पर चलो ऑल थिंग्स नाउ सेड एंड डन, कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई, वो लोग गलत साबित हो गए जो हमें बदनाम करते थे ये कह के कि हमारे देश में औरतों से ज्यादा तो गाय सेफ है. आप गलत है सर, दोनों सेफ नहीं है. अब पता हुआ क्या है ना कि इतना आजकल हिंदू मुस्लिम हुआ है, उसकी वजह से पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है. और पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है कहने का होता है उसका मतलब ये कि लोग अपने धर्म को लेके कंजर्वेटिव तो और हो ही गए, लोग दूसरे के धर्म को लेके इनसेंसिटिव बहुत हो गए. एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें. अभी रिसेंटली एक बच्चे की न्यूज आई थी, उनेज नाम था उसका, मुस्लिम बच्चा था, वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है और वहां उसकी हत्या हो जाती है. बहुत हो अल्लाह होता है कि पहले से प्लान था, इस बच्चे को उसकी आइडेंटिटी की वजह से मारा गया. काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और जब पुलिस आती है मामला शांत करने, तो जो उनेस के पिताजी होते हैं वो उनसे आके कहते, जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर. अब यहाँ वैसे नॉर्मल सिटीजन आप देख सकते हो, समझ सकते हो, चाहो तो दुख महसूस कर सकते हो किसी का, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते. और यहाँ अगर आप हाँ कह रहे हो तो ये आपकी समझदारी है, क्योंकि यूजुअली ऐसा बचा नहीं है. कमेंट सेक्शन में तो मैं घिनौनापन दिखाता हूं. यूजर नेम ब्लर नहीं करूंगा, इन लोगों को कॉल आउट किया जाना चाहिए. आदित्य भाई ये कहते हैं, कॉन्करर प्लेयर ने बॉट मार दिया. उनके नीचे सलमान आते हैं, कहते हैं हाँ जैसे पहलगाम ने हैकर ने रच कर दिया था. पहलगाम की वजह से ही आज इंडिया में मुस्लिम्स को कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता. सही किया उन मुस्लिम्स ने हिंदूस को मार के. मतलब ये दोनों को बस अपनी हेट को जस्टिफाई करना है. इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक छोटा सा बच्चा मार दी गया. इन्हें कोई सिंपैथी नहीं है उन पहलगाम में उन विक्टिम्स से जिनको उनका धर्म पूछ के मार दिया गया. मैंने तेरे को मारा, तूने मेरे को मारा. और ये छोटी सी बात है, पर जो पोस्ट होते हैं आप एक पॉइंट पे कह लो कि चलो भाई पुश किए जा रहे हैं, पर जो उनके नीचे कमेंट्स होते हैं वो आम लोग करते हैं, जो उन पे लाइक्स होते हैं वो आम लोग करते हैं. वो आपको बताते हैं कि देश में कितने लोगों की मेंटालिटी कहां जा रही है. बस नोट करा रहा था तुम लोग को. अच्छा आपको पता हुआ कि रिसेंटली ये धर्म के नाम पे हुड़दंग मचाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी. कहीं किसी को कोई पीट दे रहा था, कहीं किसी की जाके दुकान बंद करा दे रहा था, कहीं कोई तलवार बांट दे रहा था. और उन लोगों की धमक इतनी बढ़ गई थी कि ना सिर्फ पब्लिक परेशान हो गई थी, प्रशासन परेशान हो गया था, पर मुझे लगता है कि हद तक सरकार भी परेशान हो गई थी कि कहां तक करे. बट रिसेंटली हिंदू रक्षा दल के 2 मेंबर्स को गाजियाबाद के अंकुर विहार से अरेस्ट कर लिया गया. क्यों? क्योंकि इन पे आरोप है कि ये होली पर लड़कियां छेड़ रहे थे. वीडियो देखो. नाउ यू कांट हेल्प बट नोटिस द आयरनी. ये वही लोग हैं जो आधे टाइम पे इस बात पे हुड़दंग मचाते हैं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है. दक्ष चौधरी गुंडा अपराधी इसलिए क्योंकि दक्ष चौधरी इन जिहादियों का इलाज करता है. दक्ष चौधरी, ये लड़की बैठी है, मैंने अभी बचाई है. और अब ये उन्हीं बहू बेटियों की छेड़खानी के लिए अंदर गए और लोग बड़े खुश हुए. थैंक यू गाजियाबाद पुलिस. बीजेपी की गाजियाबाद सीट कंफर्म समझो. फिर इतना सेटिस्फैक्शन बिरयानी के साथ वाली कोक भी नहीं दे पाती.
एज अ हिंदू दिल को तसल्ली मिल गई। पर यह खुशी भी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, क्योंकि 2 ही दिन में इनको बेल भी मिल गई एज एक्सपेक्टेड। 2 साल में आने वाले 2 दिन में बाहर आ गए। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई ना कि भाई 2 साल, 6 साल, 10 साल। और आयरनी आप बिल्कुल नोटिस करो, कोई दो राय वाली बात नहीं है। रक्षा दल में रक्षा सिर्फ अपनी करते हैं, हिंदुओं को तो खुद इनसे खतरा है। बट ठीक है भाई, किसी को मार पीट देना, लिंचिंग, गौ रक्षा, ये इन सब केसों में अंदर जाते समझ में भी आता। बहू बेटियों की इज्जत के बहाने सब कुछ कर रहे थे, बहू बेटियों को छेड़ने के चक्कर में ही अंदर चले गए। आयरा वो लक्ष्य चौधरी क्या कहता था, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अच्छा, जरूरी नहीं है हर बार जो सोशल मीडिया पे हो अल्लाह मचाए उन्हें बहुत कुछ आता भी हो। कई बार कुछ लोगों को कुछ नहीं आता पर फिर भी तोता जना बाजे घना हो जाता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रही है एक ऐसी इन्फ्लुएंसर मेघा लवाडिया की। वैसे तो इंटरनेट पे खूब सनातनी हिंदू बनती हैं। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। मतलब बेसिकली उनको जब कॉल आउट किया गया कि आप जो बोल रहे हो, जिस पे आप वो हंगामा कर रहे हो, आपने कुछ पढ़ा भी है कहीं, कुछ नहीं, एक्सपोज हो गई। एवरेज ऑनलाइन सनातनी, 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम सेम रिलीजन। मैम ने फील्डिंग ही सेट कर दी। मुझे घर जाना है, गॉट रियल। बस करो दीदी, वो रोने लगेगी। अच्छा भैया, आजकल YouTube पे बहुत कलेश चल रहे हैं। एक तो वो चल रहा है वड़ा पाव गर्ल का, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, फिर उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, फिर उन्होंने किसी और को पकड़ लिया, उन्होंने उनको पकड़ लिया। फुल इंसेप्शन चल रहा है। दोनों के दोनों अलग होके वो इस पॉडकास्ट में जा रहे हैं, वो उसके पॉडकास्ट में जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का खूब पब्लिक बखान कर रहे हैं और उस पर खूब प्रमोशन चल रहा है। और दूसरा वीडियो वायरल होता है यूट्यूबर अनुराग डोभाल का, ऑल्सो नोन एज UK07 राइडर। ये पहले एक बार बिग बॉस में भी आ चुके हैं। बिग बॉस में आए थे, कौन से में आए थे? राइज एंड फॉल, सब एक ही तो है आजकल, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने एक बड़ी इमोशनल वीडियो अपलोड की जहां बोला मैं YouTube से अब संन्यास ले रहा हूं, अब वीडियो नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। और जिसकी चक्कर में मैंने किया था मेरी वाइफ, अब वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं एक बार सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश कर चुका हूं, अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका हूं। बहुत दुख है मेरे जीवन में। एंड उन्होंने पूरा अपना कहानी बताई। बाद में उनके भाई आते हैं, कहते हैं कि भाई ये सब नौटंकी कर रहा है, इसको व्यूज चाहिए। और फिर एक जो उनकी वाइफ है, उनके भाई आगे कहते हैं कि ये तो डोमेस्टिक वायलेंस करता था, मतलब वो भी पूरी शीतल इधर। तो ये वाली न्यूज बताने से मेरा क्या मतलब था आपसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे समझ में आया कि इतनी ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और ये सोशल पॉलिटिक्स वाली इंफॉर्मेशन वाली न्यूज बता के उतना कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो थोड़ा नियॉन मैन बनने का भी ट्राई कर लेते। अच्छा, अगली खबर है पार्लियामेंट से। एक चीज होती है MP लैड फंड, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को कुछ पैसा, 5 करोड़ मिलते हैं हर साल, ताकि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सके। और एक चीज होती है MP लैड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि कुछ पैसा ऐसा जो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी खर्च कर सकते हो। जैसे अगर पंजाब में कहीं बाढ़ आई तो हरियाणा का MP अपने MP लैड आउट ऑफ स्टेट फंड से उसको पैसे दे सकता है। ये कुछ 1/10 यानी कि 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब हाल ही में एक डेटा आया है जो बताता है जो पैसा MPs ने अपने स्टेट के बाहर खर्च किया है, उसका 84% उत्तर प्रदेश में चला गया है। और ये तो फिर भी वो हैं जिन्होंने अपने फंड का इस्तेमाल किया, वरना 530 कुल सांसद हैं, उनमें से 21 ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने MP लेड आउट ऑफ स्टेट फंड का इस्तेमाल किया है। बाकी सब कह रहे हैं भग जाने दो, कौन खर्च करे, हमारी अपनी जो डील चल रही है उसमें से कमीशन लाओ। और ये बाकी स्टेट्स को थोड़ा अनफेयर इसलिए लगा है क्योंकि यूपी ऑलरेडी MP लेड स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। जो इंडिया के MP लेड प्रोजेक्ट होते हैं उनमें से 26% सिर्फ यूपी में पूरे हुए हैं। मतलब अगर 100 प्रोजेक्ट्स बने उनमें से 26 यूपी के, और जो टोटल MP लेड फंड है उसका 20% भी यूपी को ही गया है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई, और ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ है, क्यों ज्यादातर MPs ने अपना MP लेड आउट ऑफ स्टेट फंड यूपी के प्रोजेक्ट्स में दिया है, मुझे कोई ठोस रीजन मिला नहीं। इन MPs से भी जब पूछा गया कि भैया आप यूपी में ही क्यों खर्च कर रहे हो, तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने, ऐसे यूपी के भी लोग भी अपने हैं। बट न्यूज मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की।
अच्छा, अगली स्टोरी आपको बताएगी हाउ इंटरकनेक्टेड इज द वर्ल्ड। कहीं कुछ चीज होती है दुनिया में, उसका असर किसी और देश पे पड़ता है और इन दोनों का असर आप पर पड़ता है। बताता हूं कैसे। ईरान में आजकल वॉर चल रहा है। अब ये गल्फ कंट्रीज है और दुनिया भर का जितना भी तेल है ज्यादातर यहां से आयात होता है। अब ऐसे ही ईरान के कंट्रोल में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखना अगर आप मैप में, तो ईरान के बगल में से एक खाड़ी निकलती है समुद्र की। तो ईरान ने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, एक्सेप्ट फॉर चाइनीज वेसल्स। तो उसकी वजह से जो कोरिया का स्टॉक मार्केट है वो कई पॉइंट से गिर गया। जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स होता है ना, साउथ कोरिया का होता है कॉस्पी इंडेक्स, वो सिर्फ 48 घंटे में 15% तक गिर गया, क्योंकि ईरान से तेल आना जाना बंद हो गया। ईरान में वॉर हुआ, वहां पे एक ट्रेड रूट इफेक्ट हुआ, तो सिर्फ कुछ ही घंटों में साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट से $270 मिलियन वाइप आउट हो गए। कैसे? देखो आजकल हर जगह एआई से काम हो रहा है, तो जो एआई सर्वर्स और ग्राफिक चिप्स होते हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी की जरूरत होती है, जो होती है ड्रैम और एचबीएम मेमोरी। नाउ जस्ट टू बी क्लियर, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं। अब ये जो मेमोरी चिपसेट होती है सबसे ज्यादा बनाती है दो कंपनीज, सैमसंग और एसके हाइनिक्स। दोनों मिलकर दुनिया के लगभग 60% ड्राम और करीब 80% एचबीएम मेमोरी बनाते हैं। मतलब आजकल जो एआई बूम चल रहा है उसका काफी हद तक बैकबोन ये साउथ कोरिया की फैक्ट्रीज है। बट प्रॉब्लम ये है कि साउथ कोरिया अपनी लगभग 97% एनर्जी इंपोर्ट करता है, तेल इंपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट से करता है। तो अगर वहां पे तेल की सप्लाई रुकेगी, डिमांड बढ़ी रहेगी, तो प्राइसेस शूट अप करेंगे। प्राइसेस शूट अप करेंगे तो कंपनी नुकसान में जाएगी, कंपनी नुकसान में जाएगी तो मार्केट में नुकसान होगा, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर ये वॉर चलता रहा तो आपके लिए फोन, लैपटॉप वगैरह ये महंगा हो सकता है। अब मैंने आपको यहां पे ये समझाने की कोशिश की कि देख रहे हो चीजें कितनी इंटरकनेक्टेड होती हैं। पहली बात तो जो हमें लगता है कि हम न्यू एज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्लीनर सेफर के एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। कहीं भी देख लो, कितनी भी क्लीन एनर्जी हो, कितनी भी सेफ एनर्जी हो, बस मार्केट की जा रही है। सबका बैकबोन तेल और कोयला ही है आज भी। और दूसरा, कितना इंटरकनेक्टेड है, कहां पे साउथ कोरिया में चिप्स, कहां ईरान में तेल। तो जब भी ग्लोबल ट्रेड की बात होती है तो अपने दिमाग में ट्रक वर्क मत लाया करो, वो बस एंड रूट है। मेजर जो ट्रांजिट होता है, जो मेजर व्यापार होता है, वो होता है शिप्स के थ्रू, ओशंस के थ्रू, ये स्ट्रेट्स के थ्रू, ये कैनाल्स के थ्रू, सुएज कैनाल जैसा। एक दोस्त है वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, वो बताता है कि भाई तुम देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बड़े बड़े शिप, कंटेनर्स ले लेके पता नहीं कितनी महंगी महंगी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इतने सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सबके पोर्ट्स होते हैं जो बिल्कुल हाईटेक होते हैं, बहुत अलग लेवल पे चल रहा होता है। और यही इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल लॉज और पॉलिसीज बनती है। ये वो लोग जो थोड़ा मैक्रो व्यू रखते हैं ना, ये वो बात समझते हैं, वरना हम लोग छोटी छोटी बात में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। अच्छा, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया गया है कि कितने भारतीय हैं जो देश के बाहर ट्रैवल किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी कि 2025 में लगभग 3,27,00,000 भारतीयों ने विदेश में ट्रैवल किया, जो 2024 के मुकाबले 6% ज्यादा था। यानी कि अब ज्यादा भारतीय विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। कहां जाके सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो टूरिस्ट स्पॉट था वो था दुबई, यूएई, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी वहीं पे है, फ्लाइट्स भी सस्ती मिल जाती हैं, वीजा फ्री एंट्री है, तो सबसे ज्यादा इंडियंस फ्लॉक करते हैं यूएई, दुबई, अबू धाबी। और टोटल का लायन शेयर है लगभग 26% ट्रैवलर्स, 85 लाख लोग सिर्फ यूएई गए। और यूएई के बाद जिन देशों का नाम आता है वो है सऊदी, और उसके बाद यू गेस्ड इट राइट, थाईलैंड। हाँ, सितंबर में गर्मियों की छुट्टी में बिजनेस ट्रिप है तुम्हारी, पता है सबको। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका, यूके, कतार, कुवैत, ओमान, इन सारे देशों का लिस्ट आपके सामने है। और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पहले कुछ स्पेसिफिक देश ही थे जहां इंडियंस ट्रैवल करते थे, बट फिर इंस्टाग्राम रीलों के बाद तो अब हर दूसरे देश में नोमैड शुभम घुस रहे हैं। एक दिन देखना रील आएगी, कोई पगला नॉर्थ कोरिया में हल्दीराम के छोले भटूरे खा रहा होगा। अच्छा, आपको याद होगा कुछ एपिसोड्स पहले हमने जेल्स के ऊपर बात की थी, कैसे इंडियन जेल्स ओवर क्राउडेड हो गई हैं, कैसे वहां पे कंडीशंस खराब हो गई हैं, खासकर महिलाओं के लिए कंडीशंस खराब हो गई हैं। उसी को लेकर एक अपडेट है इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इंडियन जेल्स इस टाइम पे ओवर क्राउडेड हैं, जो वुमेन इनमेट्स के लिए ज्यादा सेफ नहीं है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब वुमेन इनमेट्स के लिए जेल्स में OCI यानी कि ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। अब ये OCI क्या होता है? ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स थोड़ा जेल का लाइट वर्जन होता है। मतलब यहाँ पे वो बार्स नहीं होते, ऊंची ऊंची दीवारें नहीं होती, मतलब इनमेट्स का थोड़ा ज्यादा फ्री मूवमेंट होता है, बट हाँ, अटेंडेंस, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और कर्फ्यू टाइमिंग्स के साथ। इसको कहते हैं ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस अंदर, या आम भाषा में कहें तो गर्ल्स हॉस्टल। वेस्ट बंगाल में अगले महीने इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी बीच वहां पर SIR की फाइनल लिस्ट निकल चुकी है। नाउ इफ यू डू नॉट नो, SIR वेस्ट बंगाल इलेक्शन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होने वाला है। और उसमें जो SIR की फाइनल लिस्ट आई है उसमें 63
63 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ऊपर से लगभग 60 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्हें अंडर एजुकेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब कि उनका केस अभी पेंडिंग है और जुडिशियल ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं। अभी 60 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और ये जो वोटर एजुकेशन है ये बहुत सेंसिटिव मसला बन गया है, क्योंकि पिछले बार के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उनमें कई सारी ऐसी सीट्स थी जहां पर विक्ट्री मार्जिन बहुत कम था, और इस बार कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जो वोटर एजुकेशन में जो लिस्ट गई है उनकी संख्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। मतलब अगर इन वोटर्स की एलिजिबिलिटी चेंज होती है तो इलेक्शन रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, और ये बात ममता दीदी को पता है। और इसी वजह से ममता बनर्जी वहां पर 6 तारीख से एक सिट इन प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई भाजपा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर यहां पर वोटर फ्रॉड करना चाह रहे हैं, उन्होंने जेन्युइन जो हमारे वोटर्स हैं उनका नाम हटा दिया है। कई सारी फैमिलीज के सबूत हमारे पास हैं, जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो उनका नाम नहीं है लिस्ट में, और जो जेन्युइन वोटर नहीं है उनका नाम है। सही बोला ना मैंने? हाँ, ओके। Now, because हम लोग बंगाल पे भी इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, इस हफ्ते से वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है। I have some tea to spill। जितना मैंने यहाँ घूमा है, लोगों से बात करके, चुनावी माहौल देखकर है, समझा है तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी, ममता बनर्जी ही दोबारा बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी, जितना मुझे लगता है। बिफोर इलेक्शन सीरीज स्टार्ट्स, अगर तो मैं थोड़ा वेस्ट बंगाल का लेखा जोखा समझाऊं तो एक नॉर्थ बंगाल है और एक सेंट्रल बंगाल है, यानी कि कोलकाता। यहां से नॉर्मली टीएमसी ही जीतती है। ये पुरुलिया वाला इलाका, वहां पे थोड़ी बीजेपी की पकड़ है, और नॉर्थ बंगाल यानी कि दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, यहां पे थोड़ी बीजेपी की पकड़ है, और मुर्शिदाबाद, मालदा, बहरामपुर, यहां से नॉर्मली टीएमसी ही जीतती है। लेकिन इस बार जैसा इलेक्शन का माहौल समझ में आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस इज वेरी कॉन्फिडेंट। लोग भी बोल रहे हैं कि वही जीतेगी। बीजेपी का भी ऐसा ऑन ग्राउंड मतलब वो फॉरवर्ड दिख नहीं रहा। नाउ यू नो बीजेपी एज दिस फोर्स व्हिच इज नोन टू फाइट इलेक्शंस, बट ऐसा लग रहा है देखकर कि बीजेपी मान चुकी है कि नहीं भाई इस बार नहीं जीतेंगे, अगली बार के लिए ट्राई करते हैं। अब इलेक्शन प्रेडिक्शंस में अभी तक तो ठीक हुआ हूं, दिस टाइम आई माइट बी रॉन्ग बट आई वांट टू प्रेडिक्ट। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चलो आगे बढ़ने से पहले अलीना अन्ना _ Blue का कमेंट पढ़ते हैं। Just a question, as a Bengali, we have always heard from our parents about the tension between Bengali Muslims, Bangladeshis and Bengalis. Did you find something like that as you were traveling? Tensions तो नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं, they are generally Muslims. तो आप किसी से जाके पूछोगे भी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो for me as an outsider to just even understand कि क्या यहाँ पे टेंशन है वो सब तो बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, बहुत बंगाली से बात करी, उन्होंने बहुत खुल के एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया यहाँ पे इमिग्रेशन या फिर घुसपैठियों की प्रॉब्लम है। कई जगह एक्सेप्ट किया, वो आप सीरीज में देख लोगे। बंगाल से चलते हैं बिहार की तरफ। एक और प्रेडिक्शन जो बिहार इलेक्शन के पहले प्रशांत किशोर ने की थी वो ये कि अगर बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार जीत जाती है तो नीतीश कुमार बस कुछ ही महीनों के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया, अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं। एंड मे बी लेट बाय अ फ्यू मंथ्स बट टर्न्स आउट प्रशांत किशोर सही थे। नीतीश कुमार ने इस हफ्ते अनाउंस किया है कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अब वो राज्यसभा की नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जो ऑब्वियसली उन्हें मिल जाएगी। रीजन दिया है कि उनको चारों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बैठना था, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा में बैठ चुके, अब राज्यसभा में उनको बैठना है। लोगों का कहना हमें यही है कि भाई उनका पॉलिटिकल करियर जो बहुत पहले से रिटायरमेंट की ओर जा रहा था, वो उतने एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। बट नीतीश बाबू अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कौन रहेगा ये मुझे तुम्हें छोड़ो, अभी बीजेपी को भी नहीं पता। क्या पता पीएमओ से चलाएं, क्या पता प्रेसिडेंट रूल लगा दें, या राजस्थान एमपी की तरह कोई नया मुख्यमंत्री रख लें, बट दिल्ली वाला हाल मत करना प्लीज, वरना कोई पूछेगा कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। देखिए डेवलपमेंट एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी IQ जो हमारा AIQ है उसको पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। बिहार बनने का संकल्प, जो नई सरकार बनेगी उसमें मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शक होगा। ChatGPT से लिखवाया है क्या? अगर तुमने बिहार फॉर बिगिनर सीरीज देखी है तो ये सबको ही पता था कि नीतीश कुमार अगर सीएम होंगे भी तो ज्यादा टाइम के नहीं, और फिर भी लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। नीतीश कुमार सिर्फ अपने नाम पे वहां पे सरकार बना ले गए, थाला की तरह थोड़ी थोड़ी कैप्टनसी और थोड़ी थोड़ी बैटिंग करके लास्ट में कप ले गए सीधा। तो साला होना ही। श्रुति सिंह बोलती है, समवन हु कवर्ड बिहार लास्ट ईयर, व्हाट्स योर टेक ऑन नीतीश कुमार डिसीजन टू स्टेप डाउन? सबको पता था ये होगा, सिर्फ प्रशांत किशोर ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आई थी, हम ही ने संडे शो में डिस्कस किया था दैट हाउ ही वाज नॉट फिट टू रन अ गवर्नमेंट। मतलब उनकी एज हो चुकी थी, एज के बाद
वो भूलने लगे थे चीजें, वो स्टेज पे आके चीजें भूल जाते। और जो हिजाब वाला भी कांड हुआ ना, वो भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने उसी जोन में आके वो चीज की। कॉन्शियसली अगर अपने वो बेस्ट पे होते, अपनी बेस्ट हेल्थ पे होते, शायद वो नहीं करते। तो ही वॉज लाइक फेसिंग हेल्थ इश्यूज, दैट्स समथिंग एवरीवन न्यू एंड दिस वाज ऑलवेज कमिंग। एंड दोस्तों, जस्ट फॉर अ चेंज इस वीडियो में मैं हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहता हूं। कुछ समय पहले हमने कैंसर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो जाके यहाँ पे देख सकते हो। उसमें एक बात निकल के सामने आई थी कि आदमी और औरतों में कैंसर के केसेस ना डिफरेंट रिपोर्ट होते हैं। आदमियों में सबसे ज्यादा लंग कैंसर के केसेस सामने आते हैं और औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। ब्रेस्ट कैंसर। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 में लगभग 20 लाख औरतों को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ वर्ल्ड वाइड। जो अगर आप 90s के एरा से कंपेयर करोगे, यानी कि पुरानी वाली जनरेशन से, तो वो केसेस कई ज्यादा गुना बढ़े हैं। जो बुजुर्ग औरतें हैं लगभग 55 प्लस, उनमें तो 3 गुना केसेस बढ़ गए हैं। और जो 20 से लेके 55 तक की उम्र की हैं, जिनको आप बायोलॉजिकली कहोगे कि वो जवान है, उनमें भी केसेस 30% बढ़े हैं। और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि बढ़ गए हैं, और भी बढ़ेंगे। लैंसेट ऑन्कोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि अगले आने वाले 2 दशकों में ये केसेस 35 लाख तक पहुंच जाएंगे। एंड ऑब्वियसली केस बढ़ेंगे तो डेथ्स भी बढ़ेंगी। अब यहां पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि यार इस बार की न्यूज ना बड़ी सैड करने वाली थी, बट क्या करूं दोस्त, सैड करने वाली चीजें हो रही हैं तो तुम्हें बतानी पड़ रही हैं। अगर तुम्हें हर चीज पॉजिटिव चिपका दी तो तुम्हें वैलिडेट करने वाली बात हो जाएगी, तुम्हें सच दिखाने वाली नहीं। एनीवे, ये नंबर थे वर्ल्ड वाइड। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भारतीय महिलाओं में ज्यादा बढ़े हैं। पिछले जनरेशन के मुकाबले दुनिया भर में अगर 3 गुना बढ़े हैं, तो भारतीय महिलाओं में 5 गुना बढ़े हैं ये केसेस। इंडियन कैंसर सोसाइटी है वो कहती है कि इतना प्रेवलेंट है कि भारत में हर 28 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। खतरा कितना रियल है अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो स्कूल के टाइम में याद है जब क्लास में लगभग 60 बच्चे हुआ करते थे, तो उनमें से अगर कहें कि उन 60 में से 2 बच्चों को पिकअप करो, तो कितना तुम्हें डर लगेगा कि यार इसमें से मैं भी हो सकता हूं। इतना ही रिस्क है कि तुम्हारी आसपास में जो महिलाएं हैं उनमें से कोई एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हो सकती है। तो देवियों, अगली बार आपका दिल दुखे ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका कारण कोई लड़का ही हो, आपको कैंसर भी हो सकता है। बाय द वे, men are also a type of cancer if you ask me, the feminist side. ये क्या बात करता है यार? अब केसेस क्यों बढ़े हैं उसका रीजन बड़ा ऑब्वियस है। लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, अनहेल्दी डाइट हो गई है, फलाना ढिमकाना। मुद्दे की बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, विद द लाइफस्टाइल चेंजेस सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जिनको होना है उनको होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अर्ली लेवल पे स्क्रीन करके डिटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप सीधे डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो एक बार स्क्रीनिंग करा लो। पर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि औरतों को महीने में 1 बार कम से कम सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। मतलब आपके नॉर्मल ब्रेस्ट में कोई अनयूजुअल चेंज तो नहीं है, कोई शेप डिफरेंस तो नहीं आ रहा, कोई लंप्स तो फील नहीं हो रहे, गांठे कहते हैं जिनको। सॉरी। और हो सके तो साल में 1 बार स्क्रीनिंग जरूर करा लो। स्क्रीनिंग कराने का फायदा बस यही है कि अगर आप उनमें से एक हो जिनको सिम्टम है तो नुकसान होगा, पर जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लोगे उतना कम नुकसान होगा। इन अ वे इट्स लाइक कैचिंग अ चीटिंग पार्टनर। और पता, जब हफ्ते भर ये हो रहा था, पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके चल रहे हैं, इजराइल, ईरान, यूएस वगैरह सब लगे हुए हैं, तब हमारे देश में आके लोग कुछ कह रहे हैं कि अच्छा है, कम से कम हम सेफ तो हैं, हमारे यहां तो बॉम्ब नहीं गिर रहे। तो उसके रिप्लाई में कोई कहता है कि साले बस में बैठे बैठे लोग टायर के नीचे आ जा रहे हैं, तुम्हें मरने के लिए बॉम्ब की जरूरत थोड़ी है। बट मैं फिर भी भाई से अग्री करता हूं कि हमें वॉर से डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे ही मर रहे हैं। हर हफ्ते हर किसी से हम सुनते हैं कि इंडिया में पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग उससे मर रहे हैं। पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पोल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितने लोग एग्जैक्टली मर रहे हैं। इस हफ्ते सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक एनुअल कॉन्क्लेव हुआ। उसमें एक बात सामने आई। एक कीनोट स्पीकर ने बताया कि इंडिया में प्रदूषण से हर साल 20 से 30 लाख लोगों की जानें जाती हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, कोविड-19 जब महामारी हुई थी उसका ऑफिशियल डेथ का आंकड़ा 6 लाख लोगों का आया था, और हम आज भी याद करते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई थी उसमें। और अगर आप कंपेयर करो तो कोविड-19 के मुकाबले पोल्यूशन से सिर्फ 1-2 नहीं 16 गुना लोगों की मौत होती है हर साल। अब जंगल में घास कटी किसने देखी। यहां दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की आबादी इतनी है कि हमें समझ में नहीं आता कि इतने लोगों की मौत कितनी बड़ी बात है। इसको क्रिकेट के एग्जाम्पल से बताता हूं। न्यूजीलैंड से अभी हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है। उस देश की आबादी है 50 लाख के करीब। मतलब जितने आदमी उस देश में सांस ले रहे हैं, हमारे यहां सांस लेके मर जा रहे हैं।
अगर दिल्ली के एग्जाम्पल से बताऊं तो अगर आपने दिल्ली में लगभग 30 साल रह लिया, अपना जीवन अगर आपने दिल्ली में बिता दिया, तो 11 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। मतलब आप 11 साल ऑन एन एवरेज कम जियोगे। और मैं इस पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी गर्मी आ रही है ना, तो देखना कोई इतना इस पे बात नहीं करेगा क्योंकि इफेक्ट कम हो गया ना। लेकिन जैसी सर्दी आएंगी तो सर्दी में हालत इतनी खराब हो जाती है कि सिर्फ 5 महीने में इतना पोल्यूशन होता है, इट इक्वल्स टू स्मोकिंग द अमाउंट ऑफ 9000 सिगरेट्स। भाई हैं हम विश्वगुरु, जर्मनी में गैस चेंबर उन्हें बनाने पड़े थे, हमारे यहाँ है। वो जब दिल्ली सीएम ने बोला था ना अपने रिस्क पे आए, वो लाइन सिर्फ कुणाल कामरा के लिए नहीं थी, वो इन जनरल दिल्ली के लिए ट्रेवल एडवाइजरी थी। और मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, थोड़ा और स्ट्रेच करूंगा। PM 2.5 पोल्यूशन के कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मतलब अभी जितना है उससे अगर 10% और बढ़ गया ना तो खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। और इतने पोल्यूशन से शरीर में क्या दिक्कत होती है, बायोलॉजी का सवाल है, पढ़ के बता देता हूं। ऑब्वियसली योर लंग्स, देन हार्ट इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसिस, एरिथमी। साला ये बीमारी हो गई तो मरने का कारण भी नहीं बता पाएंगे किसी को। पर पता है हम तो एक हद तक डिजर्व करते हैं, हमने वोट ऐसे को दिया है। सबसे ज्यादा दुख होता है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके शरीर पे क्या असर पड़ रहा है उन्हें 20 साल बाद पता पड़ेगा। और कितने सारे ऐसे बच्चे जो अभी पैदा ही नहीं हुए उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी अम्मा जी 500 के AQI में सांस लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करती है हिंदू राष्ट्र बनना कितना जरूरी है। When the song said सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं होना था। Delhi people to Mumbai people, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। इतना रिलेटेबल है ना ये सब चीजें। Delhi lungs have seen things science has not documented yet। यही तो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम होंगी हमें वो हमें पता ही नहीं है अभी। Renaming Delhi to Indraprastha is actually a brilliant move। Once we revert to the Vedic name, we can officially tell the NGT that the 300 AQI isn't pollution. It's just the holy smoke from a city wide heaven that's burning since 10,000 BCE। लोगों ने बहाने भी ढूंढ लिए। सांस लेता हूं तो सांस नहीं लेने का पोस्ट दिख जाता है। सार्थक सिंह, क्या नाम है तुम्हारा, वाह वाह वाह, क्या बात है। सार्थक सिंह 8119, बहुत बढ़िया नाम। Why is renaming Kerala often seen as a symbol of cultural and heritage restoration, while changing the name of any other state is dismissed as a nonsense move? Not defending anyone, just genuinely curious about why this difference in perception exists. भाई बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है तुमने, obviously because of your name. But नहीं भाई, सी केरला का भी अगर आप केरलम मना दोगे और केरला में कोई बदलाव नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से वो भी बस एक एजेंडा ही है। कल यूपी में तुम गाजियाबाद को कुछ और कर दो तो नाम बदल दिया ना, पर क्या गाजियाबाद में जाने से रोड पे खड्डे कम हो गए, क्या बगल में जो कचरा फैला था वो साफ हो गया? अगर आप हेरिटेज रिस्टोरेशन की बात कर रहे हो, कहते ना सिर्फ आप दिशा नहीं, फिर आपको दशा भी बदलनी पड़ेगी, फिर आप सब कुछ बदलो। जैसे वही बात होगी स्मार्ट सिटी, बोलने को तो स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद, पर इतना कचरा फैला है वहां पे कि इंटर्न आगे पोस्ट कर रहा है कहां आ गए हम यहाँ पे। तो ऑल दी स्मार्ट सिटीज जिनके नाम स्मार्ट हो गए उनसे सिर्फ नाम रखने से स्मार्ट नहीं हो गए, क्या हम उसके बाद मतलब उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं? तो अगर आप बोल रहे हो कि केरला हेरिटेज है बाकी सब बेवकूफी है, तो नहीं भाई, अगर सिर्फ नाम बदल रहा है काम नहीं बदल रहा है तो केरला भी बेवकूफी है, और नाम के साथ साथ अगर काम भी बदल रहा है तो बाकी सब भी हेरिटेज रिस्टोरेशन है। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे आजकल तो बॉडी स्टैंडर्ड्स बहुत सुनाई देते हैं कि भाई ऐसा दिखना चाहिए लड़का, टॉल डार्क हैंडसम, लड़की इतनी स्लिम वेट वाली, ये नैन नक्षत्र वाली, ब्यूटी स्टैंडर्ड। और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आजकल सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी आ गए। क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली ओमान में कैमल ब्यूटी फेस्टिवल होता है जहां पर कैमल्स का यानी ऊंटों का ब्यूटी कंपटीशन होता है। दुनिया भर के रेगिस्तानों से लोग अपने अपने ऊंट लाते हैं सुंदर सुडौल और बोलते हैं देखो हमारी ऊंटनी कितनी अच्छी है। That didn't sound right। लेकिन इस साल इस कंपटीशन में लगभग 20 ऊंटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि नहीं तुम सुंदर हो बट तुम्हारी सुंदरता ओरिजिनल नहीं है। ऊंट का एटीट्यूड ऊंचा तो होता है। देखो When they said नेचुरल ब्यूटी नहीं है, they were not being biased। कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी इनकी। जब वेटनरी इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि कुछ ऊंटों को बोटॉक्स के इंजेक्शन दिए गए थे, नोज शेपिंग हुई थी, उनके लिप फिलर्स लगाए गए थे, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए गए थे और आर्टिफिशियल हम्प इन्फ्लेशन हुआ था। मैं क्या बोलूं यहाँ पे,
मुझे 4 जोक दिमाग में आ रहे हैं जिनमें से 3 इतने इनअप्रोप्रिएट है ना। इट्स कॉल्ड लुक्स मैक्सिंग यू रिटार्ड्स। ओह हाँ, इसका एक टर्म भी है, पता है किसको कहते हैं? लुक्स मैक्सिंग। इतने सारे तुम्हें इंस्टाग्राम पे लौंडे दिख जाएंगे, वो दिन भर अपनी ठुड्डी ऐसी ऐसी करते रहते हैं कि भाई हम तो लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं। अरे जाके क्रिकेट खेल ले बाहर। वी गॉट कैमल ब्यूटी शोज इन 2026 बिफोर GTA 6. First in my bloodline to read that sentence. And as usual, Modi ji in the memes. Oh my god. 2026, even animals wanna be baddies. I'd like to see the before and after of the work done. Somewhere down the line कोई तो आ ही जाता है जो उसमें लॉजिक ढूंढने लगता है। तो अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि 2026 नहीं भैया, तुम्हारे नोटिस में अभी आया है सऊदी अरेबिया में कई सालों पहले ऐसे ही स्कैंडल हो चुके हैं और वहां भी ऊंटों को कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। मेरे को ऐसी जिंदगी चाहिए, ऊंटों की नहीं, ऊंटों के ओनर्स की, क्योंकि फिर खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई, नौकरी सोचनी नहीं है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अरे मेरे ऊंटनी के होंठ बड़े क्यों नहीं है। कोई पूछता है इज दिस द मिडिल ईस्ट वर्जन ऑफ मॉडिफाइंग योर बाइक? I somehow want to find logic and the worst part is that I can find it. अच्छा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक एलिमनी का केस सामने आया जो न्यूज बन गया। अब न्यूज क्यों बन गया उसके पहली पूरी कहानी सुनो। झारखंड में एक भाई साहब थे, 2002 में उनकी शादी हुई, बच्चे हुए और 2016 से वो और उनकी धर्मपत्नी अलग अलग रह रहे हैं। पहले डाइवोर्स केस फाइल हुआ था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप 6 लाख रुपए सेटलमेंट दे दो उनको, और आदमी ने अपनी जमीन बेच करके वो पैसा अरेंज करके उनको दे दिया। मतलब तलाक के कागजात खरीदने के लिए जमीन के कागजात बेचने पड़ गए। और लेकिन फिर पत्नी साहिबा ने कहा कि ये अमाउंट काफी नहीं है, आप 30 लाख रुपए और दो और महीने का 12,000 रुपए एज मेंटेनेंस भी चाहिए। बाद में कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, सुनी जाएगी, करते हैं प्रबंध, और पति को कहा कि आप महीने का ऐसा करो 10,000 रुपए मेंटेनेंस दो। फिर हस्बैंड के लॉयर ने बताया कि माय लॉर्ड दे तो दे, पर मेरे क्लाइंट के पास उतने हो भी तो, जितना आप महीने का देने को बोल रहे हो उतना ये खुद कमाता नहीं है। 9,000 तो सैलरी है इसकी, दिन के 325 रुपया। ठीक है मेहनत कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन 100 में से 110 नंबर कहां से लाएं? फिर कोर्ट ने कहा एक सेकंड, इसकी सैलरी नहीं है उतनी, छोकरी साइड में रखो, पहले नौकरी को केस में लाते हैं। कोर्ट ने कहा अब हम कंपनी से सवाल पूछेंगे कि इतने कम पैसे क्यों पे कर रहे हो इस आदमी को। खुद तो गया, पूरी कंपनी को ले गया। बट फिलहाल कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कि नहीं 10,000 तो आप दोगे। कैसे कमा के ला रहे हो, कंपनी दे रही कि नहीं दे रही, वो अलग मैटर है। कुछ बोलूंगा तो कंटेम्प्ट लग जाएगा। तुम्हें लग रहा हो सोशल मीडिया पे लिखने देंगे, वो बच्चों की किताबों में नहीं लिखने दे रहे। व्हाई कांट शीवर, व्हाट डू यू मीन शी, मिसोजिनिस्ट हो क्या तुम? अब एलिमनी की जब भी बात आती है ना, तो एलिमनी अपने आप में गलत चीज नहीं है, सही चीज है, जरूरी चीज है। महिलाओं को जिनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहती इन इंडियन पेट्रियार्कल सिस्टम, जिनसे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है, तो जब उनका डिवोर्स हो उनको एलिमनी भत्ता मिलना चाहिए। पर उसका कोई लॉजिक भी तो हो। आदमी 10,000 कमा नहीं रहा, आप कह रहे 10,000 उसका मेंटेनेंस मिलना चाहिए उसको। एंड सिंस माय नेक इज अगेन ऑन द लाइन, लेट मी से एलिमनी इज इंपॉर्टेंट। पर ऐसे केसेस का मजाक नहीं बनाओगे तो पूरे कॉन्सेप्ट का मजाक बन जाएगा। एलिमनी एक अधिकार है, उसको व्यापार नहीं बनाना चाहिए। ये भगवान बार बार हर बार। अच्छा, मीनवाइल ये वीडियो वायरल होती है लखनऊ के रेलवे डिवीजन से, जहां पर एक लोको पायलट अपने पाइल्स के ऑपरेशन के बाद छुट्टी की डिमांड कर रहा था। पाइल्स तो तुम्हें पता है ना क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है मतलब। पर उसका बॉस छुट्टी नहीं दे रहा था, कह रहा था भैया मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाओ, दवाई की रिसिप्ट दिखाओ, ये सबूत लाओ, वो सबूत लाओ। उसने कहा कि अच्छा तुम्हें सबूत चाहिए कि मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, सबूत चाहिए ना, सब उधर देखिए पीछे सर, आप इधर ना देखो, उधर देखो। द सरकारी वर्जन ऑफ जहांपना तुस्सी ग्रेट हो। कबूल करो। तुम बोलो यार ये क्या हरकत है, ये जबरदस्ती अटेंशन पाने की बात नहीं है। नहीं भाई, पहले उसने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था, लीव एप्लीकेशन डाली थी, परमिशन लेने की कोशिश की थी, फिर भी जब उसकी लीव अप्रूव नहीं हुई तो उसने कहा ठीक है, जब तुम प्रत्यक्ष नहीं मान रहे तो प्रमाण ही देख लो। फिर सर इज स्टिल बिजी रीडिंग द वेडिंग इनविटेशन कार्ड। लो साहब सबूत लो, नजराना कबूल करो। बैठा हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। वाह वाह मेरे जॉन ले लिया। ओके आई नो इस हफ्ते का एपिसोड बहुत डेंस हो गया है, बट कुछ पॉजिटिव न्यूज भी रही। चेस की अगर बात करें तो इंडिया में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी मिला है। मुंबई के 17 साल के आरव डेंगले बन गए हैं एक नए चेस ग्रैंड मास्टर। 17 साल की उम्र में हम किताब ले रहे थे, ये खिताब ले रहा है। ओके, एक और नई पॉजिटिव न्यूज सुनो। इंडिया में सरकार 14 साल और उससे ज्यादा की बच्चियों के लिए एक फ्री HPV वैक्सीनेशन ड्राइव चालू कर चुकी है। पिछले हफ्ते अनाउंस किया था इसलिए हमने कवर नहीं किया, पर अब चालू कर दिया है। अभी HPV वैक्सीनेशन होता क्या है? इन दिनों ना महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत आते हैं। इंडिया में ही हर साल 40,000 के ज्यादा केसेस आते हैं और 80,000 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं इसकी वजह से।
और इसी सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है HPV वैक्सीन। अभी लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लगाते थे और वो बहुत महंगी पड़ती थी। एक सिंगल डोज वैक्सीन लगती है सिर्फ एक ही बार और 90% से ज्यादा इफेक्टिव होती है। आज से अगले 3 महीने तक के लिए कैंपेन चलेगा, आप इसकी जानकारी और ले सकते हैं। और अगर हो सके, अगर आपके घर में एक छोटी बच्ची है तो उसको ये वैक्सीन जरूर लगवा लेना। एक सुई जिंदगी की। कई बार हम सोचते हैं ना, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी पे क्या कर सकते हैं देश के लिए। अगर आपके दिमाग में सवाल आता है तो फिर सीखो शुभम कुमार जैसे लोगों से। इन्होंने अकेले दम पर पटना में गंगा घाट साफ करना शुरू किया। करते गए और इतने लोगों को इंस्पायर किया कि आज सैकड़ों लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। क्लीनिंग ड्राइव करते हैं और इन्होंने पटना में गंगा घाट का एक हिस्सा काफी हद तक साफ भी कर दिया है। पटना के लोगों को पता है बात। ये चिप्स बिस्किट के पैकेट, थर्माकोल के प्लेट, प्लास्टिक के ग्लासेस मिला के 1.5 लाख किलो कचरा, 1.5 लाख किलो कचरा इन्होंने गंगा घाट के पास से साफ किया। और इन दिनों आजकल बहुत सारे लोग हैं जो क्लीनिंग ड्राइव करते हैं, कचरा जो लोगों ने फैलाया है उसको साफ करते हैं। बस इतना सिविक सेंस और आ जाए कि लोग यहां वहां कचरा ना फेंकें, तो जो क्लीनिंग ड्राइव ने एक जगह गंदगी साफ की है वो साफ रहेगी, वरना हालत खराब हो जाती है। अगली खबर है लद्दाख से। लद्दाख में एक बहुत रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती है स्नो लेपर्ड की। हाँ, पहाड़ी तेंदुए। रेयर साइटिंग होती है इनकी और रिसेंटली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्योंकि इंसान बढ़ रहा है, बर्फ कम हो रही है, इसलिए स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन आर्मी ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक MOU साइन किया है। और ये दुनिया में ऐसा पहली बार कहीं हुआ है जब एक आर्म फोर्सेस एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करती है कि हम यहाँ की लोकल इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाएंगे। एक तरह से इन लोगों की अपनी Z+ सिक्योरिटी। और मुझे लगता है पहली बार हुआ है, बट इट्स अ गुड प्रेसिडेंट टू सेट। कितने ज्यादा ऐसे बॉर्डर इलाके होते हैं जहां सिविलाइजेशन नहीं होती, जहां पे टेरेन बहुत डिफिकल्ट होती, जैसे कि सुंदरबन हो गया। वहां पे पोचर्स आके ऐसे बेशकीमती जंगली जानवरों को मार लेते हैं, उनकी पोचिंग करते हैं, लेकिन वहां पे आर्म फोर्सेस होती हैं। तो अगर हमारी आर्मी, आर्म फोर्सेस ये जिम्मा उठा रहे हैं कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तीर्थराज दास कमेंट करते हैं, समटाइम्स आई फील नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मच बेटर इन मेनी डिफरेंट वेज. People are sensible, governments are accountable, but central government is reluctant to address them. I don't get why. There's also two more things I noticed. One is northeastern are more educated. अगर आप देखोगे वहां पे जो लिटरेसी रेट है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मेनलैंड से ज्यादा है, तो वहां के लोग ना सिर्फ आपको एजुकेटेड दिखेंगे बल्कि अवेयर भी बहुत दिखेंगे, इसलिए वहां पे लोगों का सिविक सेंस भी बेटर होता है. और दूसरा यंगस्टर स्पेसिफिक बात करूं, फॉर सम रीजन आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आल्सो हैव अ बेटर ड्रेसिंग सेंस. दिस इज समथिंग आई फेल्ट. इफ यू आर नॉर्थ ईस्टर्न वाचिंग दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स. तो ओके गाइज, आजकल एक और चीज होती है कम्युनिटी पोस्ट. तो सिर्फ आप कमेंट नहीं कर सकते हो, हमारी कम्युनिटी में जाके आप पोस्ट भी कर सकते हो मेरे चैनल पे. ओके, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेगमेंट वेयर वी रिव्यू द मीम विद द टीम. रेडी? रेडी, लेट्स गो. कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सफेद कपड़ा 36 में तो दुनिया खत्म है. बट ठीक है, हु इज विनिंग इन द फाइनल्स? व्हाट डू यू थिंक? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. देखो, आई एम ऑन फॉर इंडिया. मेरी कंडीशन है कि उसमें हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच हो. वेरी बायस्ड टुवर्ड्स दैट गाय. दूसरा, पता नहीं क्यों यहाँ पे अगर इंडिया नहीं ना तो मेरी सेकंड फेवरेट हमेशा न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका ही रहती है. अच्छा, अंडरडॉग हो गया ना कि हाँ, कभी तो जीत जाओ, कभी तो जीत जाओ. तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन. अगर इंडिया जीती तो भी खुश, अगर न्यूजीलैंड जीती तो भी खुश. लेकिन अहमदाबाद का कर्ज उतरना चाहिए भाई. नहीं तो वो मैं स्टेडियम बैन करवा दूं. स्टेडियम जिसके नाम पे है ना, घर से उठवा लेगा तो मैं वो ठीक है. आप लोग रोना बंद कीजिए. दे डन डूइंग सनातन प्रीमियर लीग. सनातन प्रीमियर लीग चल रहा था पहले से. इनका मतलब पूरा 30-40 दिन का एक सेकंड, ये क्या फ्रॉडियों की टोली है ये? ओ भाई साहब, बेटर. ओ इवन मोर डेंजरस ट्रियो देन रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या. भाई तो शक्ल देख के क्यों हंसी आ जाती है? तो तुम्हें हंसी आती है? इसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है. उसे फर्क नहीं पड़ता. पाखंडी प्रीमियर लीग, मोस्ट जॉबलेस पर्सन विंस द ट्रॉफी. भगवान बचाए मेरे धर्म को इन फ्रॉडियों से. गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स. Bro, why? When person uses 100% of his brain. Thank you very much for giving this idea. भाई नेट का लिंक प्लीज देता है. खेलने वाले कहीं भी खेल लेते हैं. गॉट रियल. देखिए एकदम सेम तो लग रहा है. 19-20 का ही फर्क है बस. ये 19-20 का फर्क है.
हाँ तो 19-20 का तो फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। एक बार ये हुआ था मेरे साथ 4th क्लास में। वो पहले वो आता था ना, सिल्वर वाला पेंट आता था एक, याद है तुम्हें? सफेदा बोलते थे हमारे यहाँ। जैसा भी होता था वो मतलब वो जो स्किन फाड़ देता था, वो लगा के पूरा सुखा के 2-3 घंटे खेली होली और घर गए और नहाया 1 घंटे। भाई वो 10% कम ना हुई। अपनी पानी की बोतल से ज्यादा सिल्वर बन के गया था भाई मैं वहां पे। स्टेनलेस स्टील लग रहा था भाई मैं। वो तो टीचर पहचानती थी क्योंकि मैं फर्स्ट आता था, तो उसने कहा ठीक है चलो तुम बैठ जाओ। मीम के चक्कर में फ्लेक्स भी कर लिया। आता था नहीं, 3rd-4th तक आता था मैं। अच्छा अभी 3rd-4th क्लास तक आता था। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि पहले बोले आप फर्स्ट आता था उसके बाद। नहीं उसके बाद तो फिर मैं टॉप 10 में भी नहीं आया। फिर तो 3rd-4th छोड़ दो, कमबैक फिर तो नीचे से चेक कर, नीचे से। वो मैं वही लड़का था, वो नहीं तो जो एकदम से बहुत पढ़ाई होते फिर अगले साल ये इनका क्या हुआ, ये क्या हवा लग गई इनको। हाँ हवा लग गई। टूरिस्ट इन द मिडिल ईस्ट राइट नाउ। भाई ऐसे ही भाग रहे हैं। भाई पूरा कैंपेन बना था, पता है तुम्हें? जहां मतलब ये क्रिएटर्स वगैरह को बोला गया था कि फटाक से जैसी हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं बुर्ज खलीफा पे कहीं पर अटैक तो हुआ था, तो हाल के हाल वीडियोस बनाओ कि नहीं हम तो बिल्कुल सेफ हैं, ये तो हर जगह हो रहा है, ये गुड मार्केटिंग। और अगले दिन दुबराटी का वीडियो आ गया। क्या वो भी था दुबई में। वो हाँ नहीं उसकी तो फ्लाइट वगैरह थी, तो वो फ्लाइट से फ्लाई ऑफ किया था उसका आया था 2-3 दिन बाद। ये मैं कह रहा हूँ 2-3 घंटे बाद। हाँ वो 2-3 घंटे वालों की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ बड़े क्रिएटर्स भी थे उसमें। कौन? सार्थक उसमें। मैंने तो मैं ये सब काम करता तो इनसे भीख थोड़ी मांग रहा होता मैं। किसी दिन काटूंगा लेकिन तुम लोग का स्लाइटली एक प्रमोशन इंसर्ट करूंगा, बताऊंगा भी नहीं, तुम लोग मत करो सब्सक्राइब। कब तक ऐसे यार अपना जेब काटता रहूं मैं? नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी है। How Modi ji greets foreign ministers. Thank you so much for visiting our country. I saw your AI summit. It was really well. Galgotia, my friend. Let me introduce you to our members. I saw your photo. Which photo, Mr. कमर पे हाथ लगा दिया नहीं? Are you on Twitter? No, my friend. Epstein files. She's Melanie. I think you have already met. Melanie. Setting, my friend. Serious issue with her today. And Mr. Modi, we are not here to celebrate. US and Iran are about to start World War III. People are dying, Mr. Modi. People are dying. We need India's help. The world is looking at Mr. Modi. My friend. क्रेजी मीम ऑफ द वीक अवार्ड आज से स्टार्ट कर रहा हूं भाई ये द मीम ऑफ द वीक अवार्ड गोज टू दिस। क्या एक्टिंग की है भाई बंदे ने, ओहो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, और इतनी छोटी छोटी तरीके से ना नुआंसेस ऐड किए कि एक वो था, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर से ऊपर देख रहे थे तो वो कहता वो कंफ्यूज होता है कि क्या देखना है, फिर फोटो खिंच जाती है, फिर वो हाथ उठाना, सारे मतलब सर नॉट जस्ट अ रैंडम एक्ट, उसने स्क्रिप्ट डाल के सब कुछ इंप्रूव किया है भाई। वेरी नाइस मीम। भाई ने जो हंसी मेंटेन की है भाई विदाउट मेकिंग इट क्रिंज एक्टिंग। इसी को मिलेगा क्रिएटर अवार्ड। आए कमीने जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये किसकी साइड है? नहीं ये साइंस की साइड है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, कुछ हमने स्पेशल इमोजीज अपने मेंबर्स के लिए लाइव कर दिए हैं, तो अगर आप एक मेंबर हो तो इन इमोजीज के साथ कमेंट कर सकते हो, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और हमारी बंगाल सीरीज के एपिसोड इस हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे, तो इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट, subscribe and hit the bell icon. With more news and entertainment, I'll see you in the next week. Till then, tata, bye bye, Shabak here, and don't forget to like, subscribe and share.